अब आता है सेकेंड चैप्टर, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। लुई 16 जो है, अभी हमने पिछला सेक्शन जो था उसमें ये पढ़ लिया कि उनको जो है टैक्सेस क्यों बढ़ाने पड़े। अब आप ये सोचो कि उनने ये किया कैसे। जो फ्रांस की ओल्ड रेजिम थी उसमें मोनार्क यानी जो राजा है उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से टैक्सेस को लगा सके, बल्कि क्या करना पड़ता था, उसे एस्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती, फिर उसके बाद जाके प्रपोजल्स जो है पास किए जाते थे नए टैक्सेस के। तो ये जो एस्टेट्स जनरल थी एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 एस्टेट्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, जबकि मोनार्क के पास क्या पावर थी कि वो ये डिसाइड कर सकता था कि कब मीटिंग जो है इस बॉडी की बुलानी है। तो जो पिछली बार मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई। 5 मई 1789 को लुई 16 ने असेंबली बुलाई स्टेट्स जनरल की, ताकि प्रपोजल्स जो है नए टैक्सेस के लिए पास किए जा सके। एक बहुत ही बड़ा हॉल जिसको खूब सुंदर अट्रैक्टिव बनाया गया था, या वो बहुत अट्रैक्टिव था वर्सेल्स के अंदर, वहां पर जो है डेलीगेट्स को होस्ट करने के लिए तैयारियां की गई। तो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट्स थे, उन्होंने लगभग 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, तो कैसे बैठ गए थे, जो रोज लगाई गई थी दोनों तरफ उसमें जो है एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए वो लोग बैठ गए थे, जैसे दरबार होता है। वहीं 600 मेंबर्स जो है थर्ड एस्टेट के आए थे, लेकिन उन्हें कहाँ खड़ा होना पड़ा, पीछे की तरफ। थर्ड एस्टेट जो है अब उसमें इस बार कौन लोग ज्यादा थे, जो ज्यादा संपन्न और पढ़े लिखे लोग थे। पीजेंट्स हो, आर्टिसंस यानी कारीगर हो, विमेन हो, इन सब की एंट्री अलाउड नहीं थी असेंबली के अंदर। ये जो थर्ड एस्टेट वाले थे, ये जो भी दुख दर्द थे, जो भी डिमांड्स थी, उनकी एक लगभग लिस्ट होगी। 40,000 लेटर्स लेकर वो प्रतिनिधि अपने साथ उस असेंबली में आए थे। वोटिंग जो थी एस्टेट जनरल में पहले जो आती थी हो रही थी, वो इस सिद्धांत पर बेस्ड थी हर एस्टेट का एक वोट। इस टाइम भी लुईस 16 ने जो है यही करने की कोशिश करी कि जैसे होता आ रहा है वैसे ही करा जाए। पर जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट की, उन्होंने डिमांड रखी कि नहीं, इस बार वोटिंग जो है वो असेंबली एज अ होल पूरी कंडक्ट कराई जाएगी, जहां हर मेंबर जो है वो अपना एक वोट देगा। ये जो है उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में से एक है जो फिलोसफर्स जैसे रूसो थे, उन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे थे। वही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यहाँ पे अपनाया गया, पर किंग ने जो है प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, वो विरोध करते हुए असेंबली से बाहर निकल गए। जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड एस्टेट के, वो अपने आप को इस तरह से देख रहे थे इस वक्त कि जैसे मानो पूरे फ्रेंच नेशन के वो ही प्रवक्ता है। 20 जून को ये सब के सब असेंबल हुए जो इंडोर टेनिस कोर्ट का हॉल था ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स में, वहां इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के तौर पर डिक्लेयर किया और ये कहा कि हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का ड्राफ्ट नहीं हो जाता, जिससे जो राजा है उसकी पावर्स को सीमित किया जाता। इनको लेड कर रहे थे मीराबेउ और एबेसियस। मीराबेउ जो थे, इनकी जन्म जो है वो नोबल फैमिली में हुआ था, पर ये कहीं ना कहीं मानते थे कि जो सोसाइटी है फ्यूडल प्रिविलेज की, उसको जो है हटाना जरूरी है। ये अपने साथ एक जर्नल लेके आए और उन्होंने बहुत सारी ऐसी पावरफुल स्पीचेस दी क्राउड्स को, जो कि वर्सेल्स पर आकर इकट्ठे हुए थे। अभी यहां आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई। 1774 में लुई 16 जो है वो राजा बने फ्रांस के, का खजाना खाली था और सोसाइटी जो थी ओल्ड रेजिम की, उसके अंदर कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ रहा था। 1789 में कन्वोकेशन जो है एस्टेट्स जनरल का वो हुआ। थर्ड एस्टेट्स ने नेशनल असेंबली बनाई, बेस्टील जो है उस पर धावा बोला गया और पीजेंट रिवोल्ट हुआ कंट्री साइड में। कंट्री साइड यानी जो रूरल एरियाज है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया गया,
ताकि राजा की पावर्स को लिमिट किया जा सके और बेसिक राइट्स जो है सारे ह्यूमन बींग्स को गारंटी कर दिया। 1792-93 में फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना। किंग का जो है सर कलम कर दिया। जैकोबिन रिपब्लिक जो था उसको हटा दिया गया और डायरेक्टरी जो है अब वो रूल कर रही थी फ्रांस को। 1804 में नेपोलियन बने फ्रांस के राजा, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े हिस्से जो यूरोप के थे वो अपने अंडर कर लिए। 1815 में नेपोलियन जो है वाटरलू पे हार गए। यहाँ पर फिगर 5 दी हुई है जिसमें टेनिस कोर्ट कोर्ट दिखाया गया। एक प्रिपरेटरी स्केच बहुत बड़ी पेंटिंग का जैक्स लुइस डेविड ने जो है ये बनाया। ये पेंटिंग बेसिकली थी कि जो नेशनल असेंबली है उसमें टांगी जाएगी। एबेसियस जो है वो एक ओरिजिनल तौर पे प्रीस्ट थे। उन्होंने बहुत ही प्रभावशील पैम्फलेट लिखा जिसको कहा गया थर्ड एस्टेट क्या है। जहां एक तरफ नेशनल असेंबली बिजी थी वर्सेल्स पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, वही पूरा जो और फ्रांस था उसमें कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस जो है वो उबल रहा था, क्योंकि विंटर्स बहुत ज्यादा सीवियर हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ, फसल बर्बाद हो गई, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए और यहां तक कि जो बेकर्स थे वो भी सिचुएशन का फायदा उठा रहे थे और सप्लाईज को जमा करने लगे। बेकरी की लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, उसके बाहर इतने घंटे बिताने के बाद जो विमेन लोग वहां पर टाइम दे रही थी, उनका भी एक जो ग्रुप था, एक क्राउड था, वो गुस्सा हो गया और उन्होंने शॉप्स पर अटैक कर दिया। वही उसी समय किंग ने ऑर्डर किया कि जो ट्रूप है यानी सेना है वो पेरिस में अंदर आ जाए। 14 जुलाई को ये जो भड़का हुआ क्राउड था इसने धावा बोल दिया बेस्टील पे और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। जो कंट्री साइड था वहां पे जो है अफवाह फैल गई, गांव से एक गांव से दूसरे गांव कि जो लॉर्ड्स हैं मैनर के, वो जो है बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स हायर कर रहे हैं जो अपने रास्ते में है और आ रहे हैं जो पकी हुई फसल है उसे बर्बाद करने। मैनर का मतलब हुआ एक ऐसा एस्टेट जिसमें लॉर्ड की लैंड और उसका घर होता है। अब इस डर से जो पीजेंट्स थे उन्होंने कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होइट जो होती है वो होता है कुदाल फावड़ा, ऐसे पिचफॉक्स पिचकारी टाइप की जो चीजें होती है उसको उन लोगों ने अंदर जब्त कर लिया और फिर उन्होंने शटॉक्स पे जो है अटैक कर दिया। शटॉक्स क्या था, एक कासल या स्टेटली रेजिडेंस जो कि किसी किंग या नोबलमैन को बिलोंग करता है। उन्होंने जमा किया हुआ अनाज लूट लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें उनके मेमोरियल ड्यूज थे, घर से संबंधित सारे के सब रिकॉर्ड्स जो है वो जला दिए। बहुत सारे नोबल्स जो है वो अपने घरों से भाग गए और उसमें से कुछ ऐसे थे जो कि पड़ोस के राज्य में या पड़ोस की कंट्री में भाग गए। जो लुइस 16 थे, अब कहीं ना कहीं उन्हें जो उनके पीजेंट्स थे या जो उनकी जनता थी, कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा था कि जनता है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो रही है और उसका विरोध कर रही है। तो ऐसे में लुइस 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया इस सिद्धांत को कि उनकी जो पावर्स हैं अब वो कॉन्स्टिट्यूशन चेक कर सकता है। 1789 की 4 अगस्त की रात थी। असेंबली ने जो है एक डिक्री पास किया जिसमें उन्होंने जो फ्यूडल सिस्टम था, ऑब्लिगेशंस का, टैक्सेस का, उसको खत्म कर दिया। तब आपको जो प्रिविलेजेस दी जा रही थी वो खत्म कर दी गई। मेंबर्स जो हैं करगी के उनको भी मजबूर किया कि आप भी अपनी जो बेनिफिट्स हैं उनको खत्म करिए। फीस जो थे उनको खत्म कर दिया गया। जो लैंड थी चर्च ओन कर रहा था उसे भी जब्त कर लिया गया। नतीजा क्या हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो है लगभग 2 बिलियन लीवा के जो है एसेट्स आ गए। अब उनके पास अब जो है इतनी अमाउंट हो गया। तो फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। जो नेशनल असेंबली थी उसने अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट खत्म किया था 1791 में। मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि जो मोनार्क है उसकी पावर्स को सीमित करना।
अब ये जो पावर्स बजाय किसी एक बंदे के हाथ में हो, उनको सेपरेट कर दिया गया और अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया। देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इससे जो है फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। अब यहां आप देख सकते हैं जो फिगर 7 है, ये दिखा रही है कि कैसे नया पॉलिटिकल सिस्टम काम करता। जुडिशरी है, उसमें जज, एग्जीक्यूटिव में किंग और लेजिस्लेचर में नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर्स थे। अब यहाँ पर अभी इसको डिटेल में जो है वो आगे पढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसने जो है पावर दी कि लॉज जो है, कानून जो है वो नेशनल असेंबली में बनाए जाए, जो कि इनडायरेक्टली चुनी जाएगी। यानी कि सिटीजन्स जो है वो वोट करेंगे ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स के लिए, जो फिर बदले में क्या करेंगे, असेंबली चुनेंगे। सारे सिटीजन्स नहीं, के पास सबके पास जो है राइट टू वोट का अधिकार नहीं था। सिर्फ मेन जो 25 साल से ज्यादा की एज के हैं, जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स भी कितना, लगभग 3 दिन की जो लेबर की तनख्वाह होती है उसका जो टैक्स पे करते हैं, उनको स्टेटस दिया गया एक्टिव सिटीजन, और वो वोट डालने के अधिकारी बने। बचे हुए जो मेन और विमेन थे, उनको जो है एक पैसिव सिटीजन के तौर पे मान लिया गया। पैसिव का मतलब हुआ वो नागरिक जो उनकी ये जो क्वालिफिकेशंस रखी गई थी उसमें सही नहीं बैठ रहे, उनको जो है पॉलिटिकल राइट से अलग रखा गया। इलेक्टर के तौर पे क्वालिफाई होने के लिए और फिर असेंबली का मेंबर बनने के लिए सबसे पहले जो भी आदमी है उसे हाईएस्ट ब्रैकेट में होना होगा टैक्स पेयर, तभी आप जो है आइदर इलेक्टर के तौर पे लड़ सकते हैं या आप मेंबर बन सकते हैं असेंबली का। अब यहां दी गई है फिगर 8, जिसमें डिक्लेरेशन दिया है राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, जो कि पेंट करी गई थी आर्टिस्ट ले बार्बियर से 1790 में। जो फिगर है राइट पे वो रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को, और जो फिगर लेफ्ट पे है वो सिंबलाइज करती है लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत हुई वो डिक्लेरेशन से हुई राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन के। राइट्स कौन कौन सी थी, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ओपिनियन का, कानून के सामने सब बराबर, ये सब जो एस्टैब्लिश करी गई नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स के तौर पे, मतलब कि ये प्राकृतिक रूप से और कभी खत्म नहीं होंगे, और ये जो है हर एक ह्यूमन बीइंग को बर्थ से बिलोंग करेंगी, जो उससे छीनी नहीं जा सकती, तो ये उसको अधिकार दिया गया है। अब स्टेट जो है उसका कर्तव्य बनता है कि ये जो सिटीजन की नेचुरल राइट्स है उसको वो प्रोटेक्ट करे। के बाद आपका यहाँ पर सोर्स सी और सोर्स बी दिया हुआ है। ये जो सोर्स बी दिया है उसमें क्या बताया गया है कि जो रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, इनका नाम था जीन पॉल मारात, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में कमेंट किया, आर्मी द पीपल, जो फ्रेंड ऑफ द पीपल वाला जो इनका न्यूज़पेपर था, में उन्होंने एक कमेंट दिया, जिसमें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया था उसको कहीं ना कहीं उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसकी जो जिम्मेदारी है वो तो आपने अमीरों को दे दी है। का मतलब क्या है, जो गरीब हैं या जो शोषित लोग हैं वो कभी भी शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी स्थिति को नहीं सुधार पाएंगे। उनका ये कहना था कि साफ साफ देखने को मिलता है कि किस तरीके से कानून को बनाने में जो पैसा है उसका कितना बड़ा हाथ होता है, कितना बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी वार्न किया कि कानून जो है ये तभी तक टिके रहेंगे जब तक जनता उनको मानती रहेगी। अगर जनता जो है, जब पुराने और जो रईस लोग थे उनको, उनके अत्याचार को, उससे खुद को आजाद कर लिया, ये भी हो सकता है कि वो अमीर वर्ग जो है अगर उनके साथ ही शोषण करेंगे तो वो उनसे भी छुटकारा पा लेंगे। तो बेसिकली ये जो सोर्स है उसमें ये बताने की कोशिश
ये है कि जो फ्रांसीसी एक तरीके से जो क्रांति हुई, फ्रेंच रेवॉल्यूशन जो है, उसका मेन जो मोटिव था वो था खाली राजा या रईसों के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन जो वेल्दी लोग थे उनके खिलाफ भी था, जो कानून और व्यवस्था को अपने लाभ के लिए या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक तरीके की उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर इस तरीके का फाइनेंशियल जस्टिस जो है वो चलती रही, कंटिन्यू रही, तो हो सकता है कि जनता जो है वो दोबारा से विद्रोह कर दे। अब है सोर्स सी, डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का। इंसान जो है वो जन्म से ही स्वतंत्र और समान अधिकारों के साथ पैदा होता है और वो उसके साथ जीवन भर रह सकते हैं। दूसरा था कि जो एम था हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का, वो ये था कि जो भी नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स है इंसान की, वो संरक्षित करे, यानी कि उसकी आजादी, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी सुरक्षा और उसको प्रताड़ना से बचाना। जो सोवर्निटी है उसके जो सोर्सेज हैं सब सोवर्निटीज के, वो नेशन के हाथ में होते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो संपूर्ण सत्ता है उसका जो मेन सोर्स है वो कौन है? तो जनता है। कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता जब तक जनता जो है उसको अनुमति ना दे। लिबर्टी में जो है वो पावर आती है जो आप कर सकते हैं, यानी छूट आपको दी गई है, आप तब तक अपनी पावर को एंजॉय कर सकते हैं जब तक वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा रही। लॉ यानी जो कानून है उसके पास ये अधिकार है कि वो सिर्फ उन्हीं एक्शंस को रोकेगा जो समाज के लिए हानिकारक हो सकते। लॉ जो है एक तरीके का माध्यम है, जो जनरल विल है उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है। सारे सिटीजन्स के पास अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करें सिर्फ बनने में, पर्सनली या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। सारे जो नागरिक हैं वो उसके सामने बराबर है। किसी भी इंसान पे ब्लेम नहीं लगाया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा जब तक कि वो केसेस जो वाकई में कानून द्वारा उस पर चल रहे हो, तब तक जो है ये कानून कहता है कि नहीं ये वाकई में एक्यूज है, इसको अरेस्ट करना चाहिए, इसको डिटेन करना चाहिए, तभी जो है उसको कर सकते। हर नागरिक फ्रीली बोल सकता है, लिख सकता है, प्रिंट कर सकता है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अगर इस तरह की जो छूट है उसका कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाता है, खासतौर से वो केसेस जो कानून द्वारा बताए गए हैं। मेंटेनेंस जो पब्लिक फोर्स की है या जो खर्चे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कॉमन टैक्स लगाया जाएगा। ये जो है बराबर से सारे सिटीजन्स पर होगा, उनके अपने साधन के अकॉर्डिंग। क्योंकि प्रॉपर्टी एक सीक्रेट और इनवॉल्युबल राइट है, तो कोई भी उससे महरूम नहीं रह सकता जब तक कि एक लीगल तौर पर एस्टैब्लिश की हुई पब्लिक नेसेसिटी जो है उसको जरूरत नहीं पड़ती। उस केस में कंपनसेशन जो है एडवांस में देना होगा। मतलब आप प्रॉपर्टी यूज ले सकते हैं लेकिन तब भी आपको उसको बदले में कंपनसेशन देना होगा। तो ये आपका है सोर्स सी। अब यहां देखते हैं पॉलिटिकल सिंबल्स को जो बताया गया है। मेजॉरिटी जो मेन एंड वुमेन की थी 18th सेंचुरी में, वो पढ़ लिख नहीं सकती, तो इमेजेस और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था बजाय प्रिंटेड वर्ड्स के, ताकि अपने जो आइडियाज हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको बताया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। तो जो पेंटिंग थी ली बार्बियर की, उसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है जो बताए कि डिक्लेरेशन जो राइट्स का है उसका मेन कंटेंट क्या है। अब इन सिंबल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहले क्या दिखाया गया, एक टूटी हुई चेन। चेन्स जो है बेसिकली किस लिए यूज करी जाती थी? स्लेव्स को बांधने के लिए। ब्रोकन चेन का मतलब क्या हुआ कि वो जो है आजाद है। बंडल रॉड्स और फेसेस का, एक रॉड को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे बंडल को नहीं, यानी स्ट्रेंथ किसमें है? एकता में। एक आई जिसमें जो कि एक ट्राइंगल में बनी हुई है, उससे लाइट निकल रही है। ये जो ऑल सीइंग आई है, ये एक तरीके से मतलब चारों तरफ जो आंख देख रही है, ये नॉलेज के लिए।
जिस तरीके से सूरज की किरणें जो है वो अंधकार को खत्म कर देती है, अंधकार के बादल को खत्म कर देती है, सेम वे ये जो आंख है ये हमें ज्ञान देती है। कैप्टर, ये रॉयल पावर का सिंबल था। स्नेक बाइटिंग में उसकी जो टेल है उसके एक तरह से मुंह में आ जाइए और एक प्रॉपर रिंग का फॉर्म हो रहा है, ये एटर्निटी का सिंबल है। मतलब इस रिंग का ना तो शुरुआत है ना अंत है। रेड इंडियन कैप जो है, ये कैप जो है स्लेव्स पहनते थे जब वो आजाद हो जाते थे। ब्लू, व्हाइट और रेड ये नेशनल कलर्स थे फ्रांस के। विंग्ड वुमेन जो दिखाई है ये कानून को दिखा रही है, कानून का सूचक है। लॉ टैबलेट, ये लॉ जो है सबके लिए बराबर है और सब इसकी नजरों में बराबर है, मतलब कानून सबके लिए एक जैसा है और सब कानून की नजर में बराबर है। फिर आता है इसका थर्ड पार्ट, ये करेंगे अगले वीडियो में।